जरा कल्पना कीजिए, चिलचिलाती धूप है और कोई एक लंबी कतार में घंटों खड़ा है ताकि अपना वोट डाल सके। उसने अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य निभाया, एक नई सरकार चुन ली। उस पल तो उसे एहसास होता है कि उसके हाथ में देश का भविष्य तय करने की कितनी बड़ी ताकत है। हाँ, एक बहुत ही सशक्त एहसास होता है वो। बिल्कुल, लेकिन जब वो उसी शाम घर लौटता है और रास्ते में मेडिकल स्टोर पर रुकता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास अपने बीमार बच्चे की दवा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे ही नहीं है। तो आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में, मतलब इस डीप डाइव में, एक बहुत ही निर्मम सवाल सामने है। अगर किसी के पास वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन गरिमा के साथ जिंदा रहने का अधिकार नहीं, तो क्या ये लोकतंत्र वास्तव में सिर्फ एक प्रहसन यानी एक नाटक बनकर नहीं रह जाता? ये एक ऐसा परिदृश्य है जो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को सच में झकझोर सकता है, और यही वो कड़वी सच्चाई है जिसे कृपाशंकर जी ने अपने लेख लोकतंत्र या प्रहसन में बहुत बेबाकी से उठाया है। आज हम इसी विषय की परतों को गहराई से उधेड़ने वाले हैं। और देखिए, इससे पहले कि हम इस वैचारिक गोते को लगाएं, एक बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं। कृपाशंकर जी ने अपने इस लेख में वर्तमान पूंजीवादी ढांचे और हमारी पूरी व्यवस्था पर बिना किसी लाग लपेट के कड़े प्रहार किए हैं, एकदम सीधे और तीखे प्रहार। तो अब हमारा काम यहाँ किसी राजनीतिक या आर्थिक विचारधारा, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उसका झंडा उठाना नहीं है। हम उनके विचारों का कोई समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। सही कहा, हमारा उद्देश्य निष्पक्ष रहना है। बिल्कुल, हम सिर्फ एक विश्लेषक की तरह उनके इस दलील के पीछे के तर्क, उसके कैसे और क्यों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम देख सकें कि वो आम नागरिक के लिए इस वर्तमान व्यवस्था को विफल क्यों मानते हैं। जब हम विचारों के जड़ तक जाएं, बिना इस बात की चिंता किए कि वो विचार किसे असहज कर रहा है। तो चलिए सीधे इस बात पर आते हैं कि एक नागरिक को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर सम्मानपूर्वक जीने के लिए असल में क्या चाहिए। शंकर जी ने 3 मूलभूत स्तंभों की बात की है, और सबसे पहला है चिकित्सा। चिकित्सा। अब पहली नजर में ये बहुत सामान्य बात लगती है कि हाँ, समाज में अस्पताल होने चाहिए, ये तो सबको पता है। लेकिन वो इसे एक बुनियादी शर्त क्यों मान रहे हैं? मतलब लोकतंत्र के अस्तित्व से इसे कैसे जोड़ रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वो स्वास्थ्य को सिर्फ एक सुविधा या सर्विस नहीं मानते। उनका तर्क है कि जब हम स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से बाजार के हवाले कर देते हैं तो वो एक कमोडिटी, मतलब एक उत्पाद बन जाता है, एक प्रोडक्ट बन जाता है। बिल्कुल, और बाजार का एक बहुत ही सीधा गणित है, उत्पाद उसी को मिलेगा जो उसकी कीमत चुका सकता है। अब सोचिए, बीमारी कभी किसी का बैंक बैलेंस देखकर तो दरवाजा खटखटाती नहीं है ना? अरे बिल्कुल नहीं, बीमारी तो एक ऐसे बिन बुलाए मेहमान की तरह है जो कभी भी आ सकती है। हाँ, तो अगर इलाज पूरी तरह धन पर निर्भर हो जाए तो गरीब नागरिक तो अपने जीवन के अधिकार से ही वंचित हो गया ना। पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ शैतान का वकील, मतलब डेविल्स एडवोकेट बनूं, तो कोई यह तर्क दे सकता है कि बेहतरीन दवाइयां बनाने में, मेडिकल रिसर्च में और आधुनिक अस्पताल चलाने में करोड़ों का खर्च आता है। हाँ, निवेश तो लगता है। तो अगर सब कुछ मुफ्त हो जाएगा तो ये तंत्र चलेगा कैसे? मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था तो यही कहती है कि मुनाफे से ही इनोवेशन होता है। हाँ, ये एक बहुत ही जायज प्रतिवाद है, लेकिन शंकर जी का नजरिया यहाँ एक राज्य या सरकार के मूल उद्देश्य पर ही सवाल उठाता है। उनका कहना है कि एक लोकतांत्रिक राज्य का प्राथमिक उद्देश्य बाजार को सुविधा देना या मुनाफे की गारंटी देना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? उनका उद्देश्य मानव गरिमा और जीवन के अधिकार की रक्षा करना है। जब कोई व्यवस्था ये कहती है कि आप तभी जिंदा रह सकते हैं जब आपकी जेब भारी हो, तो वो व्यवस्था उस कमजोर नागरिक के लिए उसी क्षण विफल हो जाती है। तो मतलब जब एक गरीब इंसान इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है तो उस वक्त उसके लिए वोटिंग मशीन या चुनाव के नतीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। एकदम सही, उसका लोकतंत्र तो वहीं खत्म हो गया। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदा रहना कोई विशेषाधिकार या प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। खैर, चलिए मान लेते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था ने एक व्यक्ति को बचा लिया, वो स्वस्थ है। अब उसे इस समाज में आगे बढ़ना है, जिसके लिए उसे वैचारिक औजारों की जरूरत होगी। यहाँ आता है उनका दूसरा स्तंभ, शिक्षा। शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, अब शिक्षा पर तो हर कोई बात करता है, बुनियादी ढांचे की बात होती है। लेकिन जब मैं इस स्रोत को पढ़ रहा था तो एक बात ने मेरा ध्यान बहुत खींचा। उन्होंने मातृभाषा पर बहुत अधिक जोर दिया है। हाँ, मातृभाषा का बिंदु बहुत दिलचस्प है। आज के इस ग्लोबल दौर में जहां हर कोई अंग्रेजी या विदेशी भाषाओं के पीछे भाग रहा है,
मातृभाषा को इतनी केंद्रीय भूमिका क्यों दी गई है? देखिए, ये इस लेख के सबसे सूक्ष्म और गहरे बिंदुओं में से एक है। अक्सर हम शिक्षा को सिर्फ साक्षरता या डिग्रियां बांटने की मशीन मान लेते हैं, लेकिन ज्ञान ग्रहण करने की एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया? हाँ, शंकर जी का तर्क है कि जब कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में सीखता है तो वो सबसे स्वाभाविक रूप से बौद्धिक विकास करता है। वो सीधे विचारों या कॉन्सेप्ट्स को समझता है। मैं समझ रहा हूँ। ये कुछ ऐसा ही है जैसे विज्ञान या गणित की किसी जटिल थ्योरी को किसी ऐसी विदेशी भाषा में सीखना जो आपको ठीक से आती ही ना हो। ये तो एक ही समय में गणित की पहेली सुलझाने और डिक्शनरी ट्रांसलेट करने जैसा हो गया। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने, है ना? इसमें दिमाग की सारी ऊर्जा तो भाषा से जूझने में ही खत्म हो जाएगी। ऐसे में जो कॉग्निटिव लोड है वो भयानक होगा। एकदम। जब शिक्षा का माध्यम कोई अपरिचित भाषा होती है तो बच्चे की मौलिक सोच और उसकी रचनात्मकता वहीं दब जाती है। वो विषय को समझने के बजाय उसे रटना शुरू कर देता है। और रटने से कोई असली विकास तो होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इससे भी बड़ी बात जो इस लेख में कही गई है वो ये है कि जब शिक्षा एक व्यवसाय बन जाती है, जो कि आज हो ही गया है, हाँ, तो ये समाज में असमानता को एक तरह से इंस्टीट्यूशनल रूप दे देती है, हमेशा के लिए स्थायी कर देती है। इंस्टीट्यूशनल रूप मतलब जो सामाजिक खाई है वो सीमेंट की तरह पक्की हो जाती है। जिसके पास पैसा है वो सबसे महंगी, सबसे बेहतरीन व्यावसायिक शिक्षा रूपी हथियार खरीद लेगा। और जिसके पास नहीं है वो भले ही कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वो उस दौड़ में हमेशा के लिए पीछे रह जाएगा। पीढ़ियों तक ये चक्र चलता रहेगा। एकदम सही कह रहे हैं आप। शिक्षा, जिसे असल में समाज को एक समान स्तर पर लाने का मतलब एक इक्वलाइजर का काम करना चाहिए था, बाजारीकरण ने उसे एक ऐसा फिल्टर बना दिया है जो अमीरों को और आगे और गरीबों को और पीछे धकेलता है। बहुत गहरी बात है। अब यहां से एक बहुत ही तार्किक सवाल निकलता है। मान लीजिए किसी तरह एक व्यक्ति स्वस्थ भी है और उसने शिक्षा भी पूरी कर ली। अब उसे नौकरी मिल गई, हाँ, रोजगार मिल गया। हम अक्सर टीवी डिबेट्स में सुनते हैं कि रोजगार ही सारी समस्याओं का अचूक हल है। सबको काम मिल जाए तो सारी शिकायतें खत्म। लेकिन लेखक यहाँ रुकते नहीं है। वो क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर की बात करते हैं। हाँ, क्रय शक्ति। तो रोजगार और क्रय शक्ति में ये अंतर क्यों किया गया है? काम मिलना ही काफी क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ रोजगार होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका शोषण नहीं हो रहा है। देखिए, आप 12 घंटे हफ्ते के 7 दिन कमर तोड़ मेहनत कर सकते हैं। तकनीकी रूप से आप बेरोजगार नहीं हैं। हाँ, आप काम तो कर रहे हैं। लेकिन अगर उस अथक श्रम के बाद भी जो आय आपको मिल रही है उससे आप अपने परिवार के लिए पौष्टिक भोजन, एक सुरक्षित छत और साफ कपड़े नहीं जुटा पा रहे हैं, तो वो कैसा रोजगार है? लेखक इसे महज एक छलावा मानता है। ये तो मोनोपोली का बोर्ड गेम खेलने जैसा हो गया। मोनोपोली? वो कैसे? मतलब मान लीजिए हम दोनों गेम खेल रहे हैं, पासा बिल्कुल निष्पक्ष फेंका जा रहा है, नियम भी हम दोनों पर समान रूप से लागू हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन खेल शुरू होने से पहले आपको करोड़ों रुपए और शहर की सारे प्रॉपर्टीज दे दी गई हों और मुझे खाली हाथ खेल शुरू करने को कहा जाए। गेम तो नियमों से चल रहा है, लेकिन मेरा हारना तो पहले ही कदम पर तय है ना। अरे वाह, क्या बात है। लेखक शायद यही कह रहा है कि हम व्यवस्था के नियमों यानी चुनाव और रोजगार को तो सफलता मान रहे हैं, लेकिन उस नागरिक को अनदेखा कर रहे हैं जो दूसरे ही टर्न में बैंकक्रप्ट हो जाता है। ये एक बहुत ही सशक्त एनालॉजी है और यही कारण है कि इस स्रोत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यक्ति के पास उसकी योग्यता और श्रम के अनुसार पर्याप्त क्रय शक्ति होनी चाहिए। एक सही आय संतुलन होना चाहिए। बिल्कुल, ताकि इंसान सिर्फ जिंदा न रहे बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके। केवल रोजगार के आंकड़े गिना देना इस समस्या का समाधान नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। हाँ। अगर मुफ्त चिकित्सा, मातृभाषा में सही शिक्षा और सम्मानजनक क्रय शक्ति किसी भी समाज के लिए इतने ही जरूरी हैं, तो हमारी वर्तमान व्यवस्था इन्हें हर नागरिक तक पहुंचाने में क्यों हाव रही है? लेखक इसका सीधा जिम्मेदार किसे मानते हैं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो बिना किसी झिझक के इसका जिम्मेदार हमारी वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मूल ढांचे को मानते हैं। सीधे पूंजीवाद पर निशाना। हाँ, उनका स्पष्ट तर्क है कि पूंजीवादी तंत्र का डीएनए ही कुछ ऐसा है कि वो सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर ही नहीं सकता। पर ऐसा क्यों? मतलब क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? कोई साजिश है? नहीं, बात जानबूझकर करने की नहीं है, बात उस तंत्र के काम करने के तरीके की है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्राथमिक और अंतिम लक्ष्य क्या है? अधिकतम लाभ कमाना,
यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मुनाफे से ही तो मशीन चलती है। सही कहा। तो इसका केंद्र मनुष्य नहीं है बल्कि मुनाफा है। तो ये तो एक ऐसी मशीन हो गई जिसे केवल सिक्के बनाने के लिए प्रोग्राम किया गया है, इस बात की परवाह किए बिना कि वे सिक्के किसके पास जा रहे हैं या किसके पैरों को कुचलकर बन रहे हैं। एकदम सटीक। जब सारी नीतियां, सारा उत्पादन सिर्फ इस बात पर केंद्रित हो कि निवेश पर सबसे ज्यादा रिटर्न कहां से मिलेगा, तो समाज का वो तबका जो कोई आर्थिक रिटर्न नहीं दे सकता, वो स्वाभाविक रूप से हाशिए पर धकेल दिया जाता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? मतलब सिर्फ आलोचना करना तो आसान है, लेकिन क्या उन्होंने कोई ठोस रास्ता सुझाया है जो इस मुनाफे की मशीन को थोड़ा मानवीय बना सके? बिल्कुल सुझाया है। लेखक ने 4 बहुत ही विशिष्ट समाधान प्रस्तुत किए हैं। पहला है एक संतुलित अर्थव्यवस्था का निर्माण। संतुलित अर्थव्यवस्था से उनका क्या मतलब है? यानी एक ऐसा ढांचा जो अंधाधुंध शहरीकरण या केवल चंद भारी उद्योगों पर निर्भर न हो। और दूसरा समाधान तो बहुत ही दिलचस्प है, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। एक मिनट, यहां मैं आपको रोकना चाहूंगा। राजनीतिक लोकतंत्र तो हमें पता है, जहां हर नागरिक का एक वोट होता है, लेकिन ये आर्थिक लोकतंत्र काम कैसे करता है? क्या हम अर्थव्यवस्था या फैक्ट्रियों में भी वोटिंग करेंगे? आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है कि आर्थिक संपदा और उत्पादन के साधनों पर कुछ गिने चुने अरबपतियों का एकाधिकार न हो। संसाधनों का विकेंद्रीकरण। हाँ, इसका अर्थ यह है कि जो मजदूर या कर्मचारी किसी कारखाने में पसीना बहा रहे हैं, उनका भी उस कंपनी के मुनाफे और महत्वपूर्ण निर्णयों में हिस्सा हो। जब संपत्ति पैदा करने वाले हर हाथ को उस संपत्ति में उचित हिस्सा मिलेगा, तब जाकर सही मायने में आर्थिक लोकतंत्र आएगा। ये तो एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, मतलब मुनाफे का ही लोकतांत्रिकरण कर देना। बिल्कुल। और इसके बाद उन्होंने कृषि को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट बात कही है। तीसरा समाधान है कृषि को उद्योग का दर्जा देना। अब देखिए, खेत और कारखाने में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। एक किसान को उद्योगपति कैसे मान लिया जाए, ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। यही तो सारा पेंच है। जरा सोचिए, जब किसी सेक्टर को उद्योग या इंडस्ट्री का दर्जा मिलता है तो उसे क्या क्या फायदे मिलते हैं? उसे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, लोन मिलता है। हाँ, सरकार से बेल आउट पैकेज मिलते हैं, भारी निवेश मिलता है, बीमा की सुरक्षा मिलती है और तयशुदा लाभ मिलते हैं। लेकिन कृषि, जो असल में पूरे देश का पेट भरती है, उसे हमने पूरी तरह से मौसम की दया और बाजार के क्रूर उतार चढ़ाव पर छोड़ दिया है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी घाटे में जाती है तो उसे डूबने से बचाने के लिए पूरा सिस्टम खड़ा हो जाता है। बिल्कुल खड़ा होता है। लेकिन जब बेमौसम बारिश से किसान की फसल बर्बाद होती है तो वो कर्ज के बोझ तले अकेले ही दबता है, उसे कोई बेल आउट नहीं मिलता। एकदम सटीक। कृषि को उद्योग का दर्जा देने का मतलब है कि किसान के श्रम को भी एक मिनिमम सपोर्ट, संस्थागत सुरक्षा और मुनाफे की गारंटी मिले। और इसके बाद उनका चौथा समाधान है संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। प्राकृतिक संसाधन? हाँ, नदियां, जमीन, खदानें, ये पूरे देश की संपत्ति हैं। इन पर सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों का कब्जा नहीं होना चाहिए। इन चारों समाधानों को सुनकर एक बात तो साफ है कि लेखक सिर्फ छोटी मोटी नीतियां बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो पूरे सिस्टम को ही रिबूट करने की बात कर रहे हैं। हाँ, एक बुनियादी बदलाव की। क्योंकि जब सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए काम करता है तो समाज में क्या बदलाव आता है? इसका सीधा असर हमारे लोकतंत्र के स्वरूप पर पड़ता है। स्रोत से मुझे एक बहुत ही स्पष्ट और तीखा बिंदु याद आ रहा है कि भारत की आम जनता भले ही गरीब हो, लेकिन कुछ खास वर्ग लगातार अमीर हो रहे हैं। हाँ, और उन्होंने उन वर्गों की पूरी शिनाख्त भी की है। वो स्पष्ट बताते हैं कि आज के तंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, हमारे जनप्रतिनिधि, नौकरशाही और पूंजीपति वर्ग, ये सब लगातार समृद्ध हो रहे हैं। तो जो जनता इन्हें चुन रही है वो पीछे छूट रही है। यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो आम आदमी इन्हें चुनकर भेजता है वो वहीं का वहीं खड़ा है, जबकि व्यवस्था चलाने वाले आर्थिक रूप से आसमान छू रहे हैं। इसी असमानता ने समाज में 2 व्यवस्थाओं को जन्म दिया है। आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं। किसी भी बड़े शहर के भारी ट्रैफिक वाले सिग्नल पर रुकिए। एक तरफ करोड़ों की चमचमाती वातानुकूलित लग्जरी कार खड़ी होती है और उसी कार की खिड़की के बाहर एक कुपोषित बच्चा खाना मांग रहा होता है। तकनीकी रूप से हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। दोनों के पास भविष्य में एक ही वोट होगा। लेकिन क्या वो एक ही दुनिया में रह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो 2 अलग अलग दुनियाओं में है। एकदम, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है।
इसी को कृपाशंकर जी 2 समानांतर व्यवस्थाएं कहते हैं, एक अमीरों के लिए और एक गरीबों के लिए। आज हमारे देश में एक व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो इस सिग्नल के अंदर लग्जरी कारों में बैठे हैं। उनके लिए विश्व स्तरीय अस्पताल हैं, विदेश जाने वाले स्कूल हैं और अपार क्रय शक्ति है। और दूसरी व्यवस्था बाहर सड़क पर खड़े उस बच्चे और उसके परिवार के लिए है, जहां सरकारी अस्पतालों की अनथीन कतारें हैं, जर्जर स्कूल है और हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी का रोज का संघर्ष है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर हम इस पूरी चर्चा के तारों को जोड़ें, अगर जनता की मूल आवश्यकताएं ही अधूरी हैं, अगर समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को जिंदा रहने के लिए रोज संघर्ष करना पड़ रहा है, तो केवल चुनाव करवा लेना लोकतंत्र कैसे हो सकता है? लेखक के कड़े शब्दों में वो सिर्फ एक प्रहसन है, एक नाटक है, सिर्फ एक दिखावा। हाँ, दिखावे का लोकतंत्र। एक ऐसा नाटक जहां मंच पर आम जनता को ये भ्रम दिया जाता है कि सत्ता उनके हाथ में है, लेकिन पर्दे के पीछे की असली स्क्रिप्ट वही चंद लोग लिख रहे हैं जिनके हाथ में सारी संपत्ति है। तो उनके अनुसार लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ केवल मतदान नहीं, बल्कि मानव गरिमा की रक्षा है। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित नहीं होती, तब तक ये चुनाव महज एक रस्म अदायगी है। और इसीलिए उनका अंतिम विश्लेषण है कि समाज में एक बड़े व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। ये एक ऐसा विचार है जो सचमुच बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण को अगर हम समेटें, तो हमने समझा कि कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रय शक्ति सिर्फ सुख सुविधाएं नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये बुनियादी शर्तें हैं। हाँ, ये लोकतंत्र के जीवित रहने की बुनियादी ऑक्सीजन है। बिना इनके कोई भी लोकतांत्रिक ढांचा पूरी तरह खोखला है। और ये चर्चा इस बात पर भी जोर देती है कि किसी भी समाज की सफलता को केवल जीडीपी या चुनाव की चमक दमक से नहीं नापा जा सकता। तो फिर असली पैमाना क्या होना चाहिए? असली पैमाना ये होना चाहिए कि समाज के सबसे कमजोर और वंचित व्यक्ति का जीवन कितना सम्मानजनक है। एकदम सही बात है। और अब इस भारी लेकिन बेहद जरूरी चर्चा को विराम देते हुए मैं श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक नया और गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। हमने देखा कि लेखक पूंजीवाद को कटघरे में खड़ा करते हैं क्योंकि ये मुनाफे की होड़ में मानव गरिमा को कुचलता है। हाँ, उन्होंने इससे विस्तार से समझाया है। लेकिन क्या भविष्य में कोई ऐसी नई व्यवस्था घड़ी जा सकती है जो पूंजीवाद के इनोवेशन और आर्थिक विकास को तो अपनाए, लेकिन साथ ही हर एक नागरिक के लिए शिक्षा, चिकित्सा और सम्मानजनक जीवन की 100% गारंटी भी दे सके? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मुनाफे और मनुष्य के बीच एक आदर्श संतुलन खोजना वास्तव में संभव है, या ये हमेशा बस एक सपना ही रहेगा? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहरे गोते से बाहर आते हैं। हमारे साथ इस वैचारिक यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।